हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से एक नया टॉपिक चूज़ करके लाई हूँ जिसका नाम है समास। समास जो है वो क्लास 6th से लेकर के 12th तक तो कंपलसरी है ही। इसके बाद भी ग्रेजुएशन में और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। किसी एग्ज़ाम में 2 नंबर का, किसी एग्ज़ाम में 4 नंबर का, यानी कि समास से रिलेटेड क्वेश्चनिंग ज़रूर होती है। बहुत सारे बच्चे समास को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। बच्चों को आसान तरीके से समझाने का एक सफल प्रयास किया गया है इस वीडियो में, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स इसको देखें, बच्चे देखें, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लोग भी इसको देखें, ताकि एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों का वो बड़ी सरलता से बहुत कम समय में आंसर कर सकें। तो लेट्स डू इट, करते हैं स्टार्ट। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये आता है कि समास है क्या। मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं समास को। समास की परिभाषा भी कई बार पूछ ली जाती है। तो समास की परिभाषा कैसे बनेगी, देखो। परस्पर, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से ज़्यादा शब्दों, दोस्तों इस शब्द पर जोर देना है कि मेल को समास कहते हैं। कंडीशन क्या है कि वो परस्पर संबंधित होने चाहिए। दोस्तों ये कंडीशन रख रहा है कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से ज़्यादा शब्द, यहाँ पर वर्ण नहीं होगा, क्योंकि यदि वर्ण होगा तो वो संधि हो जाएगी, और यहाँ पर शब्द है तो उससे बन जाएगा समास। परिभाषा ऐसे रहेगी, परस्पर संबंध रखने वाले या आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पदों की प्राधान्यता के आधार पर समास के 4 भेद किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, पद हमेशा 2 तरह के होते हैं। पदों की संख्या 2 होती है। सबसे पहला पद होता है उसको कहा जाता है पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको कहा जाता है उत्तर पद। यानी कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद का महत्वपूर्ण स्थान है, और पदों की प्रधानता के आधार पर ही हम समास के 4 भेद कर सकते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास। इन चारों प्रमुख भेदों के अलावा कर्मधारय और द्विगु समास को भी जोड़ा गया है, जिन्हें विद्वानों ने तत्पुरुष के भेद बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तत्पुरुष के 2 भेद और बताए हैं कुछ विद्वानों ने, जिनको क्या कहा गया है, एक को कहा गया है कर्मधारय और दूसरे को कहा गया है द्विगु द्विगु समास। कुल मिलाकर के 4 जो हैं वो मुख्य हैं, और उसमें 2 और ऐड कर दिए गए, तो टोटल बने 6 समास हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और इसी के भेद बना दिए गए हैं कर्मधारय और द्विगु। उसके बाद है द्वंद्व समास, और उसके बाद है बहुब्रीहि समास। चलिए पहला समास पढ़ते हैं। पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी समास के 2 शब्द जो हैं प्रधान होते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको, समास के 2 भाग हो सकते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें ये कहता है जिस समास में पहला पद, या इसको कह सकते हैं पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब दोस्तों अव्यय क्या हैं?
अव्यय मैं बताती हूँ, वे शब्दांश होते हैं, वे शब्द होते हैं जो ना तो लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण और ना ही पुरुष के कारण चेंज हो, यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जो शब्द ना तो लिंग के कारण चेंज हो, ना वचन के कारण चेंज हो, ना काल के कारण चेंज हो और ना ही पुरुष के कारण कभी भी चेंज नहीं होते। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है। क्लियर है? जैसे यथा और शक्ति, यथा शक्ति। अब शक्ति जो है ये मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द यानी कि इसका अर्थ है, शक्ति का अर्थ है बल, और इसमें हमने जोड़ रखा है यथा को। ये क्या है? ये है अव्यय शब्द, या इसको कह सकते हैं पूर्व पद। क्लियर है? इसी तरीके से भर पेट है, प्रति दिन है, बीचों बीच है। देखो, मैं कराती हूँ आपको, ये अलग अलग दिए गए हैं, इन सभी का एक एक एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ। शक्ति का अर्थ होता है बल, यानी कि शक्ति के अनुसार, हमेशा यथा के संदर्भ में के अनुसार शब्द का प्रयोग होता है। जैसे है यथामति, मति के अनुसार। अब मति का अर्थ क्या है? बुद्धि। दोस्तों, मति का अर्थ है बुद्धि। विधि का अर्थ होता है तरीका के अनुसार। देखिए, जहाँ पर भी यथा 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 शब्द का प्रयोग होगा, उसका अर्थ हो जाएगा के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार। दूसरा है प्रति। आगे देखिए, प्रति। अब प्रत्येक की यदि संधि की जाए तो इसको भी प्रति जमा में एक कहा जाता है, यानी कि इसमें भी प्रति अव्यय छुपा हुआ है। प्रति का अर्थ होगा प्रत्येक, यानी कि एक एक। देखिए, दिन दिन, प्रतिदिन की का जो विग्रह होगा वो हो जाएगा दिन दिन। आगे देखिए, नी डर, यानी कि बिना डर के। नी का अर्थ होता है बिना। अनजाने, अन मैंने जिसको हम जानते नहीं है, यानी कि जाने बिना। अन्न का अर्थ हो जाता है बिना। अन्न का अर्थ यहाँ पर होगा बिना। ठीक ऐसे ही हाथ हाथ, हाथ ही हाथ में, इसका अर्थ यहाँ लगेगा हाथ ही हाथ में। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो। जैसे है आजीवन, जीवन मैंने लाइफ, आ मैंने तक। आ का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा तक, यानी कि मृत्यु, जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं आ जाती। आमरण, मरने तक। आ जानू, जानू का अर्थ होता है भैया घुटनों, घुटनों तक। उसके बाद है यहाँ देखिए बे और शक। शक का अर्थ होता है संदेह, और बे का अर्थ यहाँ लिया गया है बिना, यानी कि बे बे बै बा। ये चेंज नहीं होंगे बेटा, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। भर, आ नी, ये चेंज नहीं होंगे। और आपने ध्यान दिया होगा, जैसे समुद्र है, समुद्र, ये अपने आप में एक मूल शब्द है, यानी कि इसका अर्थ निकलता है। समुद्र का अर्थ क्या समझते हैं आप? समुद्र के अर्थ से, समुद्र का अर्थ होता है सागर, यानी कि सागर पर्यंत, जहां तक सागर है, सागर के अंत तक। क्लियर है? आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। अगला जो समास है वो है तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है तत् और पुरुष, यानी कि वह पुरुष, वो आदमी। यानी कि वो आदमी कौन? सीधी सी बात है, दूसरा आदमी। कहने का मतलब ये है जहां जहां अव्ययी